दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान गोली चलाने के आरोपी सोनू चिकना को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दिल्ली में जैसे जैसे शनिवार को हुई हिंसा की परतें खुलती जा रही हैं, इसके पीछे की साजिश की बातें और पुख्ता होती जा रही हैं। तो आखिर कौन है हिंसा के किरदार? किसने दिल्ली को दागदार किया? दिल्ली हिंसा किसकी साजिश? और कब सामने आएगा पूरा सच? रिपोर्ट देखिए आप। मोहम्मद अंसार, सोनू चिकना, असलम और प्रेम शर्मा। दिल्ली हिंसा की कहानी इन 4 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। पुलिस तहकीकात के जरिए हिंसा में साजिश के तार को सुलझाने में जुटी है। मोहम्मद अंसार, आरोप है कि शोभा यात्रा में अंसार की बहस के बाद ही जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की। आरोप है कि अंसार ही वो पहला शख्स था जिसकी शोभा यात्रा में शामिल लोगों से मस्जिद के सामने बहस हुई, जिसके बाद हिंसा भड़की। अब पुलिस अंसार की कुंडली खंगाल रही है। अंसार मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अंसार कोरोना काल में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस से भी संपर्क किया ताकि अंसार के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अंसार को मस्जिद के पास फोन करके बुलाया गया था, लेकिन मस्जिद के इमाम अंसार को मस्जिद में मौजूद लोगों की तरफ से फोन की बात को नकार रहे। रोजा खोल लेते पुलिस वाले बाहर से किसी का फोन आया कि आप भाई आप आ जाओ, वहाँ पर लड़ाई हो रही है। तो मेरे पापा वहाँ पर गए थे कि सबको सुलझाने की, लड़ाई ना हो, किसी का कुछ हो ना, किसी का नुकसान ना हो। अंसार को बुलाने का कोई सबूत नहीं है कि मस्जिद में उसको बुलाया गया, बल्कि जब जुलूस जा रहा था उसने छोटे बच्चे से प्यार से कहा कि बेटा तुम्हारा अभी पढ़ने का वक्त है, ये तलवार लेकर लहराने और घूमने का वक्त नहीं है। प्यार से जुलूस को आगे भेज दिया। नाम सोनू शेख चिकना उर्फ यूनुस। हिंसा के दौरान गोली चलाने का आरोप है। दिल्ली हिंसा में सोनू चिकना ही वो दूसरा किरदार है जिसके जरिए बहुत कुछ सामने आ सकता है। पुलिस की पूछताछ में सोनू चिकना उर्फ यूनुस ने गोली चलाने की बात कबूली है। पुलिस ने वो पिस्टल भी बरामद कर ली है जिससे फायरिंग की गई। पुलिस की टीम सोनू चिकना से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस सोनू चिकना के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। सोनू ने पुलिस को बताया है कि दिल्ली के एक शख्स ने उसे पिस्तौल दी थी। अब पुलिस सोनू के जवाबों का सच और उस पिस्तौल देने वाले की तलाश में जुटी है। नाम असलम, आरोप हिंसा भड़काना। जहांगीरपुरी हिंसा में जिन लोगों को पुलिस ने शुरुआती दौर में ही गिरफ्तार किया, उनमें असलम भी शामिल है। आरोप है कि मस्जिद के सामने जब हिंसा शुरू हुई तब असलम वहां पर मौजूद था। नाम प्रेम शर्मा, आरोप बिना इजाजत जुलूस निकालना। विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा पर आरोप है कि इन्होंने बिना अनुमति के हनुमान जयंती जुलूस निकाला और इसी जुलूस के जहांगीरपुरी मस्जिद के सामने पहुंचने पर हिंसा भड़क गई। प्रेम शर्मा मस्जिद पर पथराव और झंडे लगाने के आरोपों से इनकार करते हुए पहले मस्जिद से पत्थरबाजी के आरोप लगा रहे हैं। हर साल हम लोग निकालते हैं। हमने 3 थानों से परमिशन लेकर के हमने उस यात्रा को निकालने की परमिशन ली। पुलिस ने हमें परमिशन भी दी, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से जा रहे थे, वहीं से तुरंत से मस्जिद की तरफ से आवाज़ आने लगी, इनको मारो मारो मारो। उन्होंने एकदम से वहाँ से अंदर से पत्थर आने लग गए, ऊपर से 3री मंजिल से। पुलिस के मुताबिक 2 जुलूस की परमिशन थी, लेकिन प्रेम शर्मा ने तीसरा जुलूस बिना परमिशन निकाला, जबकि वीएचपी और प्रेम शर्मा अनुमति होने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली को दागदार करने वाले इन किरदारों के अलावा पुलिस वीडियो की पड़ताल, कॉल डिटेल्स और फंडिंग जैसे एंगल से भी जांच कर रही है ताकि हिंसा के पीछे की साजिश का सच देश के सामने आ सके। तो देखिए, ये जो दिल्ली की हिंसा है, इसको लेकर तरह तरह के दावे, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा क्या साजिश का नतीजा है? अगर साजिश है तो इसका मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जहांगीरपुरी हिंसा का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है? कहां जाएगा? भारत में अगर अपना जुलूस नहीं निकालेगा तो क्या पाकिस्तान में निकालेगा? पीएम मोदी की छवि धूमिल करने की प्लानिंग हो रही है। इस देश के अक्स को और प्रधानमंत्री जी के अक्स को इसके लिए खराब करने की कोशिश करते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा का क्या बोरिस जॉनसन के दौरे से है कनेक्शन, या फिर देश में तनाव का चुनाव से है नाता?
अप्रैल के महीने में हिंसा की आग देश के कई हिस्सों से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा में साजिश का सिरा तलाश रही है और इसी बीच पाकिस्तान भी इसमें कूद पड़ा है। देश के अंदर चल रही हलचल में पाकिस्तान बिन बुलाए मेहमान की तरह कूद पड़ा। मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे उठाने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है। पाकिस्तान की ओर से देश के अंदरूनी मामलों में ऐसे समय में दखल दिया गया है जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की इसी साल जुलाई में ताशकंद में मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शोभा यात्रा पर हमला करने वालों को जिन्नावादी कहकर निशाने साधे। भारत से अब हिंदू कहां जाएगा? अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? दिल्ली में हिंसा का दूसरा इंटरनेशनल कनेक्शन ब्रिटिश पीएम के भारत दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जॉनसन के दौरे से पहले जहांगीरपुरी हिंसा की साजिश हुई ताकि पीएम मोदी की छवि खराब की जा सके। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो इस देश के अक्स को और प्रधानमंत्री जी के अक्स को इसके लिए खराब करने की कोशिश करते हैं कि उनका रात दिन ये कोशिश है प्रिय प्रधानमंत्री जी की कि देश आगे बढ़े। बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को देश के दौरे पर आ रहे हैं। 2020 में भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप देश के दौरे पर आए थे, उसी वक्त दिल्ली में दंगे भड़के थे। जहांगीरपुरी हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि शोभा यात्रा पर हमला करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिन्हें दिल्ली की केजरीवाल सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। देखिए, सारे के सारे लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। इन्हीं लोगों ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई है, तलवार से हमला किया है। इन्हीं लोगों ने राम भक्तों के ऊपर हमला किया है। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा का आरोपी अंसार पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके बांग्लादेशी कनेक्शन की जांच के लिए कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। एक तरफ विदेशी साजिश की जांच हो रही है, तो वहीं देश में इसे सियासत के साथ भी जोड़ा जा रहा है। शिवसेना के संजय राउत ने हिंसा का एमसीडी चुनाव से कनेक्शन होने का आरोप लगाया। जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है, इसलिए राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेगी। बीजेपी ने राउत के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली हो या देश के अलग हिस्सों में हुई हिंसा, अचानक इन मामलों की तेजी ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या देश में माहौल खराब करने के लिए बाहर से प्लानिंग की जा रही है? क्या इन हिंसा के जरिए सियासी हिसाब किताब सेट करने की कोशिश हो रही है? दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड कौन? इस सवाल का जवाब देश जानना चाहता है। पुलिस इस जवाब को जानने के लिए पड़ताल कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। और अब इसका चुनावी कनेक्शन यह है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। बीजेपी कह रही है आरोपी अंसार आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी से जुड़ा है आरोपी अंसार। यकीन मानिए आप, दंगे का ये जो जिक्र है, ये चुनाव दर चुनाव अब होता रहेगा। आगे गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, लेकिन बीजेपी ने चुनावी बिगुल अभी से फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से ही 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। एक बार फिर गुजरात के विकास मॉडल के दम पर जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। રાજ્યના પશુપાલકો અને ખેડૂત મિત્રોની આવક વધારવા હેતુ સ્થપાયેલ બટાટા પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટનું ડિજિટલ માધ્યમથી ઈ લોકાર્પણ કરવા હું માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને નમ્ર નિવેદન કરું છું।
विकास की परियोजनाओं के लिए दबाए पीएम मोदी के बटन के जरिए बीजेपी गुजरात में सत्ता बरकरार रखने की तैयारी कर रही है। बनासकांठा में पीएम मोदी ने बनास डेयरी के नए परिसर का उद्घाटन किया, साथ ही एक बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण और 4 गोबर गैस प्लांट का शिलान्यास भी किया। विकास के नारे को बुलंद कर बीजेपी गुजरात में दोबारा सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है और इस चुनावी तैयारी की झलक बीजेपी के वीडियो में भी दिखी। लिखा था विकासशील बनासकांठा। और विकासशील बनासकांठा की प्रगति को मिलेगी नई गति। वीडियो में बनासकांठा की बात हुई तो मंच से पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण की बात की। माताओं बहनों के सशक्तिकरण को कैसे बल दिया जा सकता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकार कैसे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को ताकत दे सकता है, ये सब कुछ यहां प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। पीएम मोदी ने जिस बनास डेयरी का उद्घाटन किया है, वहां एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता कल ही पहुंच गए थे। करीबन 600 करोड़ की लागत से प्लांट का ये हिस्सा तैयार किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस प्लांट की, तो अब तक की जानकारी के मुताबिक रोजाना करीब 30 लाख लीटर दूध यहां से इसका प्रोसेसिंग होगी, यानी कि जो दूध यहां पर पहुंचेगा वो प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद में जैसा हम देखते हैं मदर डेयरी का हो या अमूल का दूध हो, वो प्रोसेस मिल्क होता है और उसके बाद में वो जो है पैकेट्स में या फिर जो है अलग अलग स्रोतों से वो हमारे घरों तक पहुंचता है। इसके जरिए आसपास के इलाके में रोजगार भी होगा और लोगों को और ज्यादा मोटिवेट किया जा सकेगा दुग्ध उत्पादन के लिए। गुजरात में पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर हैं। कल पीएम मोदी ने विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा किया था। आज बनासकांठा में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कल दाहोद और गांधीनगर में चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां वो आदि जाति महासम्मेलन को संबोधित करने के साथ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 1995 से गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से सीधा कनेक्शन है और जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी को हराने की रणनीति पर काम कर रही है, उसके बाद मोदी पर ही गुजरात जीत का पूरा दारोमदार है, क्योंकि यहां की 26 की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी और फिर से 2024 में ये जीत का परचम लहराने के लिए गुजरात जीतना जरूरी है। अगली खबर, 2024 की तैयारी के लिए कांग्रेस ने पीके के प्लान पर मंथन शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी ने 7 नेताओं की कमेटी बनाई है जो हफ्ते भर में ये रिपोर्ट देगी कि पीके के प्लान पर कांग्रेस को आगे बढ़ना है या नहीं। कांग्रेस को अब प्रशांत किशोर में ही उम्मीद की किरण दिख रही है और इसकी वजह भी शीशे की तरह साफ है। पीके का रिकॉर्ड कहता है 2014 लोकसभा चुनाव में पास, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में पास, 2017 पंजाब चुनाव में पास, 2018 तेलंगाना चुनाव में पास, 2019 आंध्र चुनाव में पास, 2020 दिल्ली चुनाव में पास, 2021 बंगाल चुनाव में पास और 2021 तमिलनाडु चुनाव में पास। हालांकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीति फेल हो गई थी। शनिवार को प्रशांत किशोर ने 4 घंटे तक सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अपना रोड मैप रखा था। अब सोनिया गांधी ने पीके के सुझावों पर काम करने के लिए नेताओं का पैनल बना दिया है। इसमें दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी और जयराम रमेश शामिल किए गए हैं। कल की तरह आज भी 10 जनपद के अंदर इन नेताओं की मैराथन बैठक चली। हफ्ते भर में यह कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही पीके के प्लान पर अंतिम फैसला होगा। माना जा रहा है कि इसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस में पीके किस भूमिका के साथ काम करेंगे। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक सोनिया गांधी के सामने प्रशांत किशोर ने कहा था कि किसी आकांक्षा के बिना कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं और वह कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी योजना पर अमल होना चाहिए ताकि कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत हो सके।
प्रशांत किशोर ने शनिवार को जो प्लान दिया है उसके मुताबिक कांग्रेस को लोकसभा की करीब 370 सीटों पर फोकस करने को कहा गया है। प्लान के मुताबिक कांग्रेस को अपनी मीडिया रणनीति में बदलाव करने, संगठन को मजबूत करने और उन राज्यों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। तो अब सवाल यह है कि क्या इस बार पीके और कांग्रेस में बात बनेगी, और अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आते हैं तो फिर क्या इसका कांग्रेस को फायदा होगा? ये वो सवाल जो सी वोटर लोगों के बीच लेकर गया, और सर्वे के आंकड़े आपके सामने हैं जिसमें 44% सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि 29% लोगों का मानना है कि अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस साथ में आते हैं तो इसका कांग्रेस को फायदा होगा। 27% कह रहे हैं पता नहीं। आगे तो आप देख रहे हैं 2024 तैयारी शुरू, और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको जरा नई तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो हिंसा हुई थी उसी हिंसा से जुड़ी ये कुछ और नई तस्वीरें हैं। 16 अप्रैल की ये तस्वीरें हैं जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जहांगीरपुरी इलाके में। उस दौरान जो पथराव हुआ था, जो पत्थर चले थे, वही पत्थरबाजी वाला ये नया वीडियो देखिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि 16 अप्रैल को जो हिंसा हुई है उस हिंसा से जुड़े एक डिजिटल एविडेंस को पुलिस खंगा लेगी। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये शोभा यात्रा में शामिल लोग और वहां दूसरी तरफ से पथराव हो रहा है। चाचा चाचा गलत हो रहा है, चाचा देख रहे हो? उड़ जाओ काका, उड़ जाओ। चाचा गलत हो रहा है, चाचा देख रहे हो? उड़ जाओ काका, उड़ जाओ। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, ये नया वीडियो जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वीडियो वही जो तीसरी शोभा यात्रा थी जिस दौरान पथराव हुआ उसी का है? जो तीसरी शोभा यात्रा थी और जो कि मस्जिद से आगे निकलकर इस चौराहे तक आ चुकी थी, आजाद चौराहे पर, जहां पर असली जो पथराव था, पूरा जो एपिसोड था वही हुआ था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रथ है वो सबसे आखिरी में निकल रहा है। जो लोग थे वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर आगे भाग चुके हैं। महज एक या दो लोग ही बचे हैं जो रथ को खींचने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ जहां पर आपको भीड़ इकट्ठा नजर आ रही है, ये सी और डी ब्लॉक का वही हिस्सा है जहां से पुलिस ने लगातार कल भी छापेमारी कर गिरफ्तारी की थी। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, मॉब इकट्ठा था और लगातार वहां से पत्थर और बोतलें फेंक रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर जितने भी वीडियो अब तक सामने आए हैं उस सीक्वेंस को कनेक्ट करेंगे तो ये जो पुलिस की एफआईआर है उससे बिल्कुल मिलता हुआ नजर आता है कि जो मस्जिद थी उसके बाहर पहले हंगामा हुआ, उसके बाद जो भीड़ थी वो धीरे आगे चौक तक बढ़ी और उसके बाद रथ उस चौक से सीधे हाथ की तरफ मुड़ा और सी और डी ब्लॉक की तरफ जो भीड़ थी वो वहां पर इकट्ठा थी और वो लगातार वहां से पथराव और फायरिंग भी कर रही थी। क्योंकि एक वीडियो इसी जगह का सी और डी ब्लॉक का भी सामने आया था जिसमें पुलिस ने सोनू चिकना की गिरफ्तारी की थी। उसने इसी चौराहे पर सी और डी ब्लॉक की तरफ खड़े होकर यही से फायरिंग भी की थी। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिंसा जिस दिन हुई 16 अप्रैल उस दिन का ये नया वीडियो है जो पुलिस के हाथ लगा है और अब इसके आधार पर भी जो साजिश की परतें हैं उनको खंगालने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। पथराव होता हुआ ये नया वीडियो 16 अप्रैल का जहांगीरपुरी इलाके का आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन ले रही है और इसके बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। दूसरी तरफ बुलडोजर पर बयानबाजी पर इमेज चमकाने का काम भी जोरदार तरीके से चल रहा है। सागर के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने हिंदुओं से बुलडोजर खरीदने और पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलाने की बात कही। वायरल हो गई बात। अब वो कह रहे हैं
कि वो इस तरीके की बात करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में एक तरफ बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है तो दूसरी ओर बुलडोजर पर बयानबाजी का दौर चल रहा है। जरा इस बयान को सुनिए। अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बयान की झलकी तो आपने देख ली, पूरा बयान सुनाए उससे पहले इन महाशय का परिचय भी जान लीजिए। पहचान हिंदू संत और कथावाचक, सागर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। उम्र है 26 साल। उम्र भले ही कम हो लेकिन बयान ऐसे हैं जिसने एमपी में नया भूचाल खड़ा कर दिया है। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ। धीरेन्द्र गर्ग ने यह बयान 18 अप्रैल को सागर के चील पहाड़ी पर चल रहे प्रवचन के दौरान दिया। इस बयान के बाद एमपी में लोगों ने बाबा पर कार्रवाई की मांग की तो बाबा ने अपने अगले प्रवचन के कार्यक्रम में इस कार्रवाई की मांग पर भी जमकर वाहवाही लूट ली। हमारे जलवा हो गए भैया। कई जनों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगे लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा है। और कौन समझावे। लेकिन क्या कहना भैया, धन्य है भारत, धन्य है हिंदू। वाह रे सूरवीरों, गलती कर रहे। हम जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। साफ है कि धीरेन्द्र गर्ग को अपने बयान की गंभीरता का ना तो अंदाजा है और ना ही इस बयान की गंभीरता को वो समझने को तैयार है। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी दंगाइयों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रही है। बुलडोजर चलाने का मकसद दंगाइयों को सख्त सबक सिखाना है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में लोग दंगे जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश के बाद बिना इजाजत धार्मिक जुलूसों पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र में 3 मई के राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर सियासत गर्म है। अब मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई की 72% मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर की आवाज धीमी हो गई है। ईद और अक्षय तृतीया से पहले योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। योगी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक यूपी में कोई भी धार्मिक जुलूस बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं निकाला जाएगा। अनुमति से पहले आयोजकों से शांति और सौहार्द को लेकर शपथ पत्र लिया जाएगा। अनुमति सिर्फ पारंपरिक जुलूस को ही दी जाएगी, नए जुलूसों को अनुमति नहीं मिलेगी। यूपी में लाउड स्पीकर और माइक को लेकर भी हिदायत दी गई है, जिसमें कहा गया है कि माइक का प्रयोग आयोजक कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करना होगा कि इसकी आवाज़ परिसर के बाहर न जाए। दूसरे लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। धार्मिक कार्यों के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नए स्थलों पर माइक न लगाए जाएं। यूपी के कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से हमने बात की। सुब्रत पाठक का कहना है कि यूपी में योगी सरकार है और सबको कानून का पालन करना होगा। ये कोई देश जो है धर्म से नहीं चलने वाला, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्था है उसका पालन करना ही पड़ेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और अगर इस प्रकार से तो विवाद बढ़ेंगे। मान लो अगर कानून का पालन ना करते हो, अगर एक बच्चे यदि मस्जिद में अगर लाउड स्पीकर बजाएगा तो दूसरे अपने मंदिर में क्यों नहीं बजाएंगे? तुम अजान सुनोगे तो वो हनुमान चालीसा सुनेंगे, लेकिन इसका फर्क कहाँ जाएगा? जिन राज ठाकरे के बयान से देश में अजान के लाउड स्पीकर पर विवाद शुरू हुआ, उन्होंने आज अपनी पार्टी के नेताओं के साथ अहम बैठक की और लाउड स्पीकर पर दिए अपने 3 मई के अल्टीमेटम पर बड़ी रणनीति बनाई।
3 मई को ईद है और उसी दिन अक्षय तृतीया भी है। इसीलिए आज की बैठक में राज ठाकरे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह आदेश दिए है कि 3 मई के दिन राज्य के सभी मंदिरों में बाकायदा पुलिस से इजाजत लेकर महाआरती और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, वो भी लाउडस्पीकर पर। आपको बता दें कि जिस समय ये बैठक हो रही थी उस वक्त उस बैठक के दौरान जय श्री राम के नारे भी इस बैठक में देखने और सुनने मिले। जो लाउडस्पीकर लगे हैं वो अवैध रूप से लगे हैं, उनकी कोई परमिशन नहीं है। अगर वो परमिशन लेकर के किया जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, ये हमारी पार्टी की भूमिका है। दूसरी बात यह है कि सुबह की जो अजान है, जो किसी भी कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है, तो उस अजान को तो तात्कालिक तौर से बंद किया जाना चाहिए। एमएनएस की इस राजनीति पर शिवसेना बरस रही है तो शिवसेना के साथी शरद पवार देश में माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी को घेर रहे हैं। इस बीच लाउडस्पीकर विवाद में मुंबई की भीम आर्मी ने एंट्री मार ली। भीम आर्मी ने चुनाव आयोग से राज ठाकरे की शिकायत की और उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। लखनऊ में सीएम योगी ने आज शरणार्थी हिंदू परिवारों को जमीन के कागजात दिए। बांग्लादेश बंटवारे के वक्त ये लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, लेकिन तब से इनके पास अपना आशियाना नहीं था। अब सरकार ने जमीन के साथ ही रोजगार के अवसर के दरवाजे भी इनके लिए खोल दिए। जो किया है तो किसी ने भूलूंगा नहीं। बहुत परेशान। ये सपनों के घर मिलने के आंसू है। बहुत परेशान था। आज जो मुख्यमंत्री जी ने मदद की है उनके लिए क्या कहें? के लिए हमारा बच्चा तो बस जिंदगी बन गया, यही हम जानते हैं। ये संघर्ष खत्म होने की उम्मीदें हैं। रोते रोते हमारा दिन गया, देखो मेरा हाल कैसा है। आज मेरा इतना खुश है। ये अपना मकान बनने की खुशी है और इन लोगों को ये खुशी मिली है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात से। योगी सरकार ने न सिर्फ इन लोगों को जमीन दी बल्कि घर और रोजगार का अवसर भी तैयार किया है। हाथों में जमीन के कागज लिए ये वो हिंदू बंगाली परिवार हैं जो 70 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर शरणार्थी के तौर पर भारत आए थे। हस्तिनापुर में सूत मिल में इन्हें पुनर्वासित किया गया, लेकिन 1984 में मिल बंद होने के कारण ये लोग बेसहारा हो गए और यूपी के अलग अलग इलाकों में चले गए। 1970 में जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज बांग्लादेश है और तब के जो हालात थे उसकी वजह से अल्पसंख्यक हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। शरणार्थी के तौर पर जीवन जीने वाले ये सारे लोग भारत में संघर्ष करते थे और ऐसे ही 63 परिवार जो संघर्ष करते हुए यूपी में दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, ऐसे परिवारों को योगी सरकार ने राहत देते हुए जमीन का पट्टा दिया। इसके पीछे सरकार की सोच बंगाली हिंदू परिवारों को स्थापित करने की है और इसके लिए 63 बंगाली हिंदू परिवारों को 200 वर्ग मीटर जमीन दी गई। योगी सरकार ने 1,20,000 रुपए मकान बनाने के लिए भी दिए। खेती के लिए भी 2-2 एकड़ जमीन भी देने का ऐलान किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने पुरानी सरकारों पर शरणार्थियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए निशाना भी साधा है। संवेदनहीन सरकारें कभी इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं जो गरीबों की बात करते थे, आखिर इन गरीबों की पीड़ा उनकी कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी। योगी सरकार की पहल से करीब 5 दशक बाद बंगाली हिंदू परिवारों को आज उनका हक मिल गया और इनका सालों से चला आ रहा संघर्ष खत्म हो गया। रोते रोते मेरा दिन रात गया और ये जोगी मेरा पापा है और मोदी भी मेरा बाबा है, वो मेरा भगवान है। उसका शरण में मुझ भी किस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है देने के लिए। मेरा आंसू है, थोड़ा सा आंसू है। जोगी जी जो कर दिया हमारा, तो हम तो दूर की बात है, हमारा बच्चा भी उनका बन जाएगा। नरेंद्र मोदी आया तो हमारा भरोसा आ गया जो मोदी कुछ करेगा। यूपी के अंदर जोगी जी जो किया है, इसे क्या बताओ, जोगी जी को धन्यवाद देता हूँ। दर्शकों को बता दें कि सरकार ने कानपुर देहात के रसूलाबाद में 300 एकड़ जमीन चिन्हित की है जो बंगाली हिंदू परिवारों को दी जाएगी। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।